नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहित एसएससी यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं पॉलिटी के अंदर विधानमंडल को देखेंगे और ये हमारी हो जाएगी 9th क्लास। इसके बाद 1 या 2 क्लास और होंगी और उसमें हम क्या करेंगे, हम पॉलिटी को समाप्त कर चुके होंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, अपन समय को ना गवाते हुए हम शुरू कर देते हैं। तो विधान मंडल लेजिस्लेचर कौन से पार्ट में हो जाएंगे, तो पार्ट 6 में हो जाएंगी। अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 क्या बताता है, तो राज्य विधानमंडल का गठन को बताता है। ठीक है, कितने अंग होते हैं इसके राज्य विधानमंडल के, तो 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद। कौन कौन से हो जाएंगे, तो गवर्नर हो जाएगा, गवर्नर हो जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हो जाएगा जैसे उसमें होता है ना, सेंट्रल के अंदर राष्ट्रपति हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर राज्यसभा हो जाएगा और फिर लोकसभा हो जाएगा। उसी तरीके से सदन कौन कौन से हो जाते हैं? विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाएगा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाएंगे। 2 सदन हो जाते हैं। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं आगे। विधानसभा, विधानसभा को किस में बताया गया है? विधानसभा आर्टिकल 170 में बताया गया है। किस में? आर्टिकल 170 में। अधिकतम सीटें कितनी हो जाती हैं, तो 500 सीटें हो जाएंगी। न्यूनतम सीटें कितनी हो जाएंगी? 60। तो विधानसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो जाएंगी, तो विधानसभा की अधिकतम सीटें 500 हो सकती हैं किसी राज्य में, और न्यूनतम सीटें कितनी हो सकती हैं, तो न्यूनतम सीटें 7 हो सकती हैं। जिसमें कि कुछ अपवाद आ जाते हैं, एक्सेप्शंस हो जाते हैं कुछ स्टेट्स में। जैसे सिक्किम है, सिक्किम में कितनी हो जाएंगी? 32 हो जाएंगी। राज्यों में सबसे छोटी विधानसभा किसकी हो जाएगी, तो राज्यों में सबसे छोटी विधानसभा सिक्किम की हो जाएगी। गोवा, गोवा की कितनी सीटें हो जाएंगी? गोवा की 40 सीटें हो जाएंगी। मिजोरम की भी 40 है। पुडुचेरी 30। यूटी में सबसे छोटी विधानसभा किसकी हो जाएगी? पुडुचेरी की। और राज्यों में सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की हो जाएगी 403 सीटों के साथ। कितनी सीटों के साथ? तो 403। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ी विधानसभा जम्मू कश्मीर की हो जाएगी। कितनी सीटों के साथ? तो 90 सीटों के साथ हो जाएगी। किसकी? जम्मू कश्मीर की। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। सदस्यों का निर्वाचन। तो सदस्यों के निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, तो किस तरीके से? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से। कौन से? कैसे होता है, तो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा। तो ये विधानसभा के जो मेंबर होते हैं उनका उनका चुनाव कैसे हो जाता है, तो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होता है। एक क्षेत्र होता है जिसे जनसंख्या के आधार पर बांट दिया जाता है। ठीक है, और वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ये कैसे होता है, तो ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है जिसमें हम लोग यानी कि जनता के द्वारा वोट किया जाता है। ठीक है, वयस्क मताधिकार। 84वां अब देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो नोट क्या हुआ था? 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2001 में, जिसके द्वारा सीटों का आवंटन 2026 तक यथावत रहेगा। क्या रहेगा? यथावत रहेगा। तो क्या बोल लगाया था 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा कि जो विधानसभाओं में सीटें हैं वो 2026 तक क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। जैसे कि पहले क्या हुआ था, पहले सीटों में बढ़ोतरी की जा रही थी, तो उस हिसाब से अब कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। सदस्यों की योग्यताएं, अनुच्छेद 173 क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 173 भारत का नागरिक हो, आयु 25 वर्ष हो, ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद द्वारा निर्धारित की गई हैं। तो संसद द्वारा कुछ और भी योग्यताएं हैं जो निर्धारित की गई हैं, वो योग्यताएं रखता हो। अनुच्छेद 332 में क्या है? विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो जाएगी। किस चीज़ की? तो आरक्षण की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल किसमें बताया गया? आर्टिकल 172 में कार्यकाल के बारे में बताया गया है। विधानसभा का कितना होता है, तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, कितना होता है? 5 वर्ष का हो जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 78 में क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 178 178 में विधानसभा में एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होता है। विधानसभा में क्या? एक स्पीकर हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? एक डिप्टी स्पीकर हो जाएगा, उपाध्यक्ष होता है।
विधान परिषद को देख लेते हैं। तो विधान परिषद को किसमें बताया गया है? विधान परिषद अनुच्छेद 169 169। अन्य नाम क्या हो जाएगा विधान परिषद का? उच्च सदन, अपर हाउस, स्थायी सदन हो जाएगा, परमानेंट हाउस भी बोला जाता है। ठीक है। और ये विधान परिषद क्या, विधानसभा क्या हो जाएगी? ये निम्न सदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निम्न सदन। अनुच्छेद 169 में क्या बताया गया है? के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद बनाने या उसके समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 169 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 169 में संसद को यह अधिकार है कि वह विधान परिषद को बना सकती है या उसको समाप्त कर सकती है। ठीक है। अनुच्छेद 168 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 168 के तहत आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में द्विसदनीय बाइकैमरल विधानमंडल का प्रावधान है। द्विसदनीय कैसे? कि अब पता है कि अब जो है विधानसभा तो सभी राज्यों में मिलेगी, लेकिन विधान परिषद कुछ ही राज्यों में है वर्तमान में। ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में बताया गया है कि इन इन राज्यों में विधानमंडल का द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान है। 1969 में पंजाब तथा पश्चिम बंगाल में विधान परिषद समाप्त कर दी गई। तो 1969 में क्या हुआ? 1969 में हुआ ये कि पंजाब, किसमें भाई? पंजाब में और पश्चिम बंगाल में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। 1985 में आंध्र प्रदेश में विधान परिषद समाप्त कर दी गई। 1985 में क्या हुआ? तो आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। लेकिन 2007 में क्या हुआ? 2007 में आंध्र प्रदेश में पुनर्गठन कर दिया गया विधान परिषद का। तो अब क्या बोलेंगे? फिलहाल जो है फिलहाल आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। हाँ, तो उसका क्या आंसर होगा कि हाँ, फिलहाल विधान परिषद आंध्र प्रदेश में है। 1986 में क्या हुआ? तमिलनाडु में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में। किस चीज़ के लिए था ये 7वां संविधान संशोधन 1956? तो मध्य प्रदेश में क्या किया गया भाई? इसमें मध्य प्रदेश में विधान परिषद का प्रावधान किया गया, परंतु उसका गठन नहीं किया गया। 1956 में जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन 1956 में, तो उसमें क्या किया गया? विधान परिषद का प्रावधान तो किया गया, परंतु उसका गठन नहीं किया गया। तो मध्य प्रदेश में नहीं है। राज्यों के पुनर्गठन 1956 के समय कुल 5 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल था। जब राज्य का पुनर्गठन हुआ 1956 में, राज्य पुनर्गठन होना स्टार्ट हुआ, तो उस समय क्या हुआ था? तो कुल 5 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थी, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों चीजें मौजूद थी। ठीक। कौन कौन से थे वो 5 राज्य? बिहार था, उत्तर प्रदेश था, महाराष्ट्र था, कर्नाटक था और जम्मू कश्मीर था। क्या था? जम्मू कश्मीर था। 2014 में क्या होता है? 2014 में तेलंगाना में विधान परिषद का गठन किया गया। तो 2014 में क्या हुआ? तेलंगाना में वर्तमान में विधान परिषद वाले 6 राज्य हैं। 6 कौन कौन से हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब आप ऐसे याद रख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ बिहार आता है, कर्नाटक के साथ महाराष्ट्र और तेलंगाना के साथ आंध्र प्रदेश आता है, जिनमें क्या हो जाएगा? जिनमें विधान द्विसदनीय विधानमंडल है। ठीक है। अब बढ़ जाते हैं हम, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक की तरफ। तो क्या है आगे? विधान परिषद का गठन। विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 171 के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो अनुच्छेद 171 के द्वारा। विधान परिषद के सदस्यों को क्या बोला जाता है? तो भाई विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है। क्या? तो एमएलसी या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है। सदस्यों का निर्वाचन अनुच्छेद 171 के 3 में है। तो अनुच्छेद 171 का 3 क्या बताता है? तो अनुच्छेद 173 का 3 बताता है कि सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे अब। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट द्वारा होता है। जैसे कि राज्यसभा के मेंबर्स का होता है, उसी तरीके से इसका होता है।
विधान परिषद का निर्वाचन मंडल, विधान परिषद के निर्वाचन मंडल। तो विधान सभा का निर्वाचन मंडल, विधान परिषद का निर्वाचन मंडल और विधानसभा के निर्वाचन मंडल के बारे में हम देख लेते हैं। विधान परिषद के 1/3 सदस्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो विधान परिषद के जो 1/3 मेंबर हैं, उन 1/3 मेंबरों को किसके द्वारा, तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचन मंडल, जो स्थानीय संस्थाएं का निर्वाचन मंडल हो जाएगा, जो स्थानीय संस्थाएं भेजती है। विधान परिषद के स्थानीय संस्थाएं वही हो जाएंगी, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, उस तरीके की। विधान परिषद के 1/3 सदस्य नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों, अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। किसके द्वारा, अन्य संस्थाओं द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अब आ जाता है शिक्षकों को निर्वाचन मंडल, शिक्षकों का निर्वाचन मंडल। विधान परिषद के 1/12 यानी कि एक 12 सदस्य माध्यमिक विद्यालय, 1/12 सदस्य माध्यमिक विद्यालय तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में कम से कम 3 वर्षों से कार्यरत शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो क्या बोल लेंगे कि विधान परिषद के 1/12 सदस्य जो हैं, वो किनके द्वारा, वो माध्यमिक विद्यालय, जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, ये कॉलेज होते हैं या विद्यालय होते हैं, उनके द्वारा, तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं में कम से कम जो 3 वर्ष से कार्यरत हैं, यानी कि जो 3 वर्ष से कार्य कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उन शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है। स्नातकों का निर्वाचन मंडल, जो ग्रेजुएटेड लोग होते हैं, उनका निर्वाचन मंडल। विधान परिषद के क्या बोला जाएगा, तो भाई विधान परिषद के 1/12 सदस्य ऐसे स्नातकों द्वारा निर्वाचित निर्वाचित होते हैं जिन्हें स्नातक हुए 3 वर्ष हो चुके हैं। तो स्नातकों का क्या होता है, 1/12 सदस्य ऐसे स्नातक ग्रेजुएट लोगों के द्वारा भेजे जाते हैं जिनको ग्रेजुएट हुए 3 वर्ष हो चुके हैं। अब राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य, जो राज्यपाल जिन लोगों को नॉमिनेट करते हैं, वो कैसे हो जाएंगे, विधान परिषद के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा, तो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, जिन्हें किससे, साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन अथवा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। तो राज्यपाल कितने सदस्यों को, तो 1/6 सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करते हैं। ठीक है। वो किस किस क्षेत्र से हो सकते हैं, जो 1/12 सदस्य होते हैं, तो वो किस किस से हो जाएंगे, वो विधान परिषद से भी हो सकते हैं। विधान परिषद जो, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, विधान परिषद में जो 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वो किससे, साहित्य, विज्ञान, कला और जो है सहकारी आंदोलन, समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं। अब आ जाता है सदस्यों की योग्यता। आर्टिकल 173 में क्या बताया गया है, तो आर्टिकल 173 में सदस्यों की योग्यताओं के बारे में बताया गया है। ठीक है। क्या होनी चाहिए योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कार्यकाल, विधान परिषद स्थायी सदन है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक का होता है, प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर्ड होते रहते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है। तो क्या बोला जाएगा सदस्यों की योग्यताओं के बारे में, कौन से आर्टिकल में, तो 173वां अनुच्छेद हो जाएगा। भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, विधान परिषद 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कार्यकाल भैया क्या 6 वर्ष का हो जाएगा, प्रत्येक दूसरे साल में 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर्ड होते रहते हैं। ठीक है, रिटायर्ड हो जाएंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा राज्यपाल, गवर्नर। गवर्नर किस में आ जाएगा, तो भाग 6 के अंतर्गत आ जाएगा गवर्नर। ठीक है। अनुच्छेद 153 में बोला गया, प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर होगा, एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये ऊपर भी लिखा हुआ है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम आया कब, 1956 में। एक राज्य को दो या दो से अधिक राज्य, मतलब एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकते, एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का
राज्यपाल हो सकता है या नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ जी, इस बिल्कुल सही बात है, हो सकता है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम हो जाएगा 1956 के द्वारा। 1956 के द्वारा। अनुच्छेद 154 क्या बताता है? राज्यों की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां। क्या बताता है? वही वाला काम है जैसे कि राष्ट्रपति को शक्तियां दे दी, वहां पर जैसा राष्ट्रपति का पद है ना, सेंट्रल के अंदर जैसा राष्ट्रपति का पद है, उसी हिसाब का पद किसका हो जाएगा? यहाँ पर गवर्नर का हो जाएगा। राज्यों में गवर्नर का हो जाएगा। ठीक है। अब बढ़ जाते हैं आगे। राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। शक्तियों का प्रयोग स्वयं या राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। अब देखो, पहले तो राज्यपाल में हवा भर दी, अब क्या हुआ? राज्य मंत्री परिषद आई और उन्होंने पिन मार कर इसकी हवा निकाल दी। ये जो भी काम करेगा वही है राष्ट्रपति वाला काम। राष्ट्रपति को क्या कि भाई भारत का पहला नागरिक होगा, समस्त शक्तियां इसमें निहित होंगी, और फिर बाद में इतना चढ़ा उस वो ऊपर चढ़ा चढ़ू के पेड़ पर बिठा के एकदम उस पेड़ की टहनी को ही काट दिया गया जिसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल बैठा हुआ है। अब क्या करेगा बताओ ये अपने उससे? राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है राज्य में? तो भाई कौन हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। तो इतना बुरा भी किसी के साथ नहीं करना चाहिए, इतने ऊंचे ऊंचे सपने दिखा के फिर इनके सपने ही छीन लिए गए। अनुच्छेद 155 किसको बताता है? अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति को बताता है। क्या? राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर की जाती है। किसकी? तो संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर की जाएगी। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल को बताया गया है। अगर इसकी सामान्य कार्यकाल देखें तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है, पद पर रहता है। मतलब कि बोलने के लिए तो इसका जो कार्यकाल है वो कितने टाइम का हो जाएगा? वो 5 वर्ष का हो जाएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 5 वर्ष तक, ये जब तक राष्ट्रपति जी चाहेंगे ये तब तक ही अपने पद पर रहेगा। कैसे? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहेगा ये अपने पद पर। 5 वर्ष का कार्यकाल ये कोई संवैधानिक रूप में निश्चित नहीं है। तो 5 वर्ष का कार्यकाल मैंने आपको बता दिया कि कोई एक निश्चित नहीं है, कि जब ये निश्चित तो ये है कि जब तक राज्यपाल वो राष्ट्रपति जी अपने चाहेंगे जब तक ये अपने पद पर रहेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 157 में क्या बताया गया है? राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में बताया गया। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष या अधिक की आयु का हो। ठीक है। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल की सेवा और शर्तों को बताया गया है। राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो। राज्यपाल जो है वो राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो, और ना ही वो संसद का सदस्य हो। दोनों में से कहीं का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। नोट: जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है, राज्यपाल को जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है उसका स्थानीय निवास निवास आवश्यक नहीं है। तो बताया जाता है कि राज्यपाल को जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है उसका स्थानीय निवास होना आवश्यक नहीं है, वहीं का वो हो ये जरूरी नहीं है। किसी और स्टेट के राज्य के व्यक्ति को भी राज्यपाल किसी और स्टेट का बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 159 में क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 159 में हो जाएगा राज्यपाल की शपथ। किसको बताया गया है? तो राज्यपाल की शपथ को बताया गया है। शपथ क्या है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। जैसे राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जा रही थी? तो राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाई जा रही थी किसके द्वारा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। वैसे ही यहाँ हो जाएगा हाई कोर्ट हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा। अनुच्छेद 160 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 160 बताता है राज्यपाल के कर्तव्यों को। ठीक है। कुछ आकस्मिक परिस्थितियों में कार्य करता है। राज्यपाल क्या है कि कुछ आकस्मिक परिस्थितियों में भी कार्य करता है। ठीक है। तो बताया गया है अनुच्छेद, ये याद रखिएगा क्योंकि बस अनुच्छेद 160 में क्या बताया गया है? तो राज्यपाल के कर्तव्यों को बताया गया है। ठीक। अब आगे अनुच्छेद 161 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां। जैसे कि राष्ट्रपति के क्षमादान की, तो राष्ट्रपति क्या थे? तो राष्ट्रपति तो कोर्ट मार्शल को भी माफ कर सकते थे और मृत्यु दंड को भी माफ कर सकते थे, लेकिन राज्यपाल के पास ऐसा नहीं है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां कुछ सीमित ही हैं। वह कोर्ट मार्शल
वो जो है फांसी और कोर्ट मार्शल को नहीं टाल सकता, बाकी सारी सजाओं को माफ कर सकता है। किस किस को? वो फांसी और कोर्ट मार्शल को माफ नहीं कर सकता। आर्टिकल 163 में क्या बताया गया है? तो आर्टिकल 163 में राज्य मंत्री परिषद का गठन है। किसका गठन हो जाएगा? राज्य मंत्री परिषद का गठन हो जाएगा। राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य में क्या मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, और राज्यपाल यही चाहते होंगे कि राज्य में मंत्री परिषद का गठन ना ही हो, मैं खुद ही काम कर लूँ। ठीक। अनुच्छेद 164 में क्या हो जाएगा? आर्टिकल 164 में हो जाएगा मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। किसकी? मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करते हैं। जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो तो राज्यपाल द्वारा की जाएगी, और जो अन्य मंत्री हैं उन मंत्रियों के लिए सलाह कौन देंगे? उन मंत्रियों की नियुक्ति नियुक्ति प्रधान जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं राज्य के, मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। अब ठीक है, अब देख लेते हैं किसकी मुख्यमंत्री की योग्यताएं। सीएम जो है उनकी योग्यताएं: भारत का नागरिक हो, आयु 25 वर्ष से अधिक हो, 25 वर्ष या उससे अधिक हो, ठीक है, विधानमंडल का सदस्य हो, विधानसभा या विधान परिषद किसी भी सदन का सदस्य हो, लेकिन सदस्य होना चाहिए। वही है, यदि कोई एक मिनट, यदि कोई मंत्री विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर सदस्यता प्राप्त करनी होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं 166 पे। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार का संचालन। ठीक है, 167 में क्या बताया गया है? मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को बताया गया है। ठीक, मुख्यमंत्री राज्य सरकार के कार्यों की सूचना राज्यपाल को देगा। 167 में क्या बताया गया है? मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि मुख्यमंत्री राज्य सरकार के कार्यों की सूचना राज्यपाल को देगा। अनुच्छेद 200 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 200 विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल स्वीकृति दे सकते हैं। विधानमंडल द्वारा पारित जो विधेयक है उसको स्वीकृति कौन देंगे? तो राज्यपाल देंगे। अनुच्छेद 213 में क्या बताया गया है? राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जब राज्य में विधानमंडल के सदन ना चल रहे हों तो क्या बोला गया है कि राज्यपाल राज्य के लिए कोई अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। और ऐसा ये कब कर सकते हैं? जब राज्य में विधानमंडल के सदन ना चल रहे हों, ना विधानसभा चल रही हो, ना विधान परिषद चल रही हो। राज्य महाधिवक्ता स्टेट एडवोकेट जनरल कौन हो जाएगा? राज्य में महाधिवक्ता। भाग कौन से में? भाग 6 में इसको बताया गया है, राज्य महाधिवक्ता को भाग 6 में। अनुच्छेद 165 क्या बताता है? नियुक्ति, अपॉइंटमेंट को बताता है राज्यपाल द्वारा। राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर किसकी? राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी लॉ ऑफिसर होता है। और ये कैसा होता है? इसकी क्या कंडीशंस होती हैं? ऐसा व्यक्ति जो हाई कोर्ट के जज बनने योग्य हो। ठीक है, तो महाधिवक्ता किसको बनाया जाएगा राज्य का? ऐसा व्यक्ति जो हाई कोर्ट का जज बनने योग्य हो। कैसा? तो राज्य के जज बनने योग्य हो हाई कोर्ट में। अब बढ़ जाते हैं आगे। अनुच्छेद 177। अनुच्छेद 177 में क्या बोला गया? राज्य महाधिवक्ता विधानमंडल की कार्यवाहक कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है। कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। ये राज्य का महाधिवक्ता जो होता है, इसके क्या है? अनुच्छेद 177 में इसके लिए क्या बोला गया है? बोला गया है कि राज्य का महाधिवक्ता जो है राज्य विधानमंडल की कार्यवाही प्रोसीडिंग में क्या ले सकता है? में हिस्सा ले सकता है, विचार विमर्श या डिबेट भी कर सकता है, लेकिन क्या इसे वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, राज्य महाधिवक्ता राज्य सरकार के वकील के रूप में कार्य करता है। राज्य महाधिवक्ता क्या? तो राज्य महाधिवक्ता राज्य के वकील के रूप में भी कार्य करता है। अब देख लेते हैं आगे महाधिवक्ता। महाधिवक्ता क्या बोलेंगे? अटॉर्नी जनरल। महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल भाग कौन से में? तो भाग 5 में हो जाएगा। अनुच्छेद 76 इसकी नियुक्ति बताई गई है। आर्टिकल 76 में क्या बताई गई है? महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है संघीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर। इसकी योग्यताएं क्या हो जाएंगी? सुप्रीम कोर्ट में जज बनने योग्य हो,
क्या हो, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने योग्य हो, कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर रहेगा, सैलरी भारत की संचित निधि से दी जाती है। ठीक है, प्रथम महाधिवक्ता कौन हो जाएंगे, भारत के प्रथम महाअधिवक्ता कौन हो जाएंगे, तो एमसी सीतलवाड़ हो जाएंगे। वर्तमान में महाधिवक्ता कौन हो जाएंगे, आर वेंकट रमनी हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इनके कार्य और कर्तव्यों पर। कार्य और कर्तव्य, फंक्शंस एंड ड्यूटीज। महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार का वकील, एन एडवोकेट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी हो जाएगा, बिगेस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ठीक है, और राज्य महाधिवक्ता क्या था, तो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी था। किसका, तो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी था। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं आगे। भारतीय सरकार को कानूनी सलाह, भारतीय सरकार को कानूनी सलाह लीगल एडवाइस देता है, भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करवा सकता है। तो भारतीय सरकार का जैसे लो अधिकारी है, तो उसी तरीके से भारत के किसी भी न्यायालय में क्या सुनवाई करवा सकता है। इसको विशेष अधिकार क्या है, संसद की कार्यवाही प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट में हिस्सा ले सकता है, डिबेट कर सकता है यानी विचार विमर्श कर सकता है, वोट ये भी नहीं दे सकता, जैसे राज्य का नहीं दे सकता था उसी तरीके से ये भी वोट नहीं दे सकता। ठीक है, अब आ जाते हैं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक पर। नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक, कंट्रोल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स, कैग। कैग के बारे में पढ़ेंगे। कैग का पद कहाँ से लिया गया है, तो कैग के पद को कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। पहले नाम क्या था, महालेखा परीक्षक था, ऑडिटर जनरल था। पद बना कब था ये, तो पद बना 1858 में, किसके टाइम पर, वायसराय कैनिंग के टाइम पर। प्रथम कौन थे, तो 1860 में बने कौन, एडम एडमंड हो जाएंगे। प्रथम कौन थे, प्रथम कैग कौन थे, तो एडम एडमंड हो जाएंगे। आज़ादी के बाद कौन किस में हो जाएंगे, तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक हो जाएंगे। नियुक्ति अनुच्छेद 148 में किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। तो कैग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो कैग जो होता है हमारा, उसका कार्यकाल हो जाएगा हमारा 6 वर्ष या 65 वर्षों का। और नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। अब इसकी योग्यताएं क्या हो जाएंगी, कैग वही बन सकता है जो आईएएस अधिकारी होते हैं, उन्हें कैग बनाया जाता है। अनुच्छेद 149, कैग के कार्य और ड्यूटी, कैग के कार्यों को बताया गया है, ड्यूटीज ऑफ कैग। 1950 से 76 तक भारत सरकार के लिए कैग जो है वो दो कार्य करता था, लेखन अकाउंटिंग और संपरीक्षा ऑडिटिंग करता था। हिसाब और जांच, जो क्या कार्य थे 1950 से 1976 तक कैग के, तो ये भारत सरकार के लिए दो कार्य करेगा, एक तो हिसाब रखेगा, अकाउंटिंग और जांच करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे नोट। 1976 में कैग को लेखन अकाउंटिंग के कार्य से मुक्त कर दिया गया। किसके कार्य से, कैग को 1976 में अकाउंटिंग के कार्य से मुक्त कर दिया गया। 1976 से वर्तमान तक कैग भारतीय सरकार के लिए केवल संपरीक्षा करता है, यानी कि क्या करता है, ऑडिटिंग जांच करता है। 1976 में नया पद बनाया गया, जब कैग को इस कार्य से, किसके, अकाउंटिंग के कार्य से मुक्ति दी गई, तो एक नया पद बनाया गया। उस नए पद का नाम क्या हो जाएगा, सीजीए हो जाएगा, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। क्या हो जाएगा, सीजीए बनाया गया। ये क्या है, ये कैग है, और ये क्या है, 1976 में पद बनाया गया सीजीए। ठीक है, सीजीए बनाया गया, कंट्रोलर जर्नल ऑफ अकाउंट्स पद को बनाया गया। कार्य क्या था इसका, लेखन यानी कि अकाउंटिंग करना इसका कार्य ये था। नोट, कैग राज्य सरकारों के लिए दोनों कार्य, लेखन एवं संपरीक्षा कर रहा है। तो कैग क्या था, कैग राज्य सरकारों, जो राज्य सरकार के अंडर होएगा वो कैग, वो क्या करता है, राज्य सरकारों के लिए दोनों कार्य करता है, जो राज्य सरकार के लिए बनाया जाता है। अनुच्छेद 150 में क्या, कैग द्वारा लेखाओं का प्रारूप तैयार करना, ड्राफ्ट ऑफ अकाउंट्स। ठीक, और अनुच्छेद 51 द्वारा क्या कार्य है कैग के, नहीं 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 नहीं, ये क्या बताया गया है, हाँ ये कैग के बारे में ही बताया जा रहा है अभी। ठीक है, कैग, हाँ कैग क्या करता है, कैग द्वारा लेखाओं का प्रारूप तैयार करना होता है। कैग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, आर्टिकल 151 के अकॉर्डिंग कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। इसको इम्पोर्टेंट आप मार्क करेंगे।
ठीक है, प्रथम कैग कौन थे? तो वी नरहरि राव थे। प्रथम कैग कौन थे? तो वी नरहरि राव थे। और वर्तमान में हमारे कैग कौन हो जाएंगे? तो के संजय मूर्ति हो जाएंगे। कौन? के संजय मूर्ति हो जाएंगे। अब आ जाते हैं हम अपने चुनाव आयोग पर, इलेक्शन कमीशन पर। कौन से भाग 15 में हो जाएगा इलेक्शन कमीशन, और अनुच्छेद 324 से 329 तक हो जाएगा। है चुनाव आयोग की स्थापना, तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। कब? 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी राष्ट्रपति मतदाता दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो राष्ट्रपति कह रहा हूँ, मेरा क्या दिमाग चल रहा है भाई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में बनाया जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 का 26 नवंबर 1949 से लागू किया गया। ठीक। कथन क्या था? ये जो चुनाव आयोग था, इसके द्वारा इसमें कथन दिया गया, चुनाव पीड़ित वर्गों का हथियार। इसको क्या बोला गया? चुनाव पीड़ित वर्गों का हथियार बोला गया। किसके? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा इसको बोला गया। अब चुनाव आयोग देख लेते हैं। चुनाव आयोग 1950 से 1989 तक, 1950 से 1989 तक एक सदस्यीय संस्थाएं थी, सिंगल मेंबर बॉडी थी। पहली बार बहुसदस्यीय संस्था मल्टी मेंबर्स बॉडी कब बनी? तो 16 अक्टूबर 1989 में बनी। तो कैसे बनी, क्या हुआ? तो एक चुनाव आयुक्त, इसके 3 मेंबर बन गए थे। एक तो क्या होगा? मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। इनको आप याद रखो या न रखो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि 16 अक्टूबर 1989 में चुनाव आयोग को क्या बहुसदस्यीय संस्था बना दिया गया था। 1 जनवरी 1990 चुनाव आयोग पुनः एक सदस्यीय संस्था बन गई। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? इसमें VS रमा देवी थी। जब 1 जनवरी 1990 में चुनाव आयोग को एक सदस्यीय संस्था बनाया गया, तब चुनाव आयुक्त कौन थी? तो VS रमा देवी थी, जो कौन थी? प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। कौन? प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त। 1 अक्टूबर 1993 मुख्य चुनाव आयोग फिर से बहुसदस्यीय चुनाव संस्था बनी। ठीक है। 1 अक्टूबर 1993 में वो क्या हुआ? ये फिर से चेंज कर बहुसदस्यीय बना दी गई। ठीक है। इसमें याद रखें या न रखें इन चीज़ों को आप, इसके इतना कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो इसे छोड़ देंगे। ये सिर्फ उसके लिए मैं एक बार फिर पढ़ा देता हूँ। चुनाव आयुक्त कौन थे? टी एन सेशन थे। कौन थे? TN सेशन हो जाएंगे। और अन्य चुनाव आयुक्त में कौन हो जाएंगे? दोनों MS गिल हो जाएंगे, और JVJ कृष्णा मूर्ति हो जाएंगे। कौन? JVJ कृष्णा मूर्ति हो जाएंगे। नोट 1993 से वर्तमान तक चुनाव आयोग जो है बहुसदस्यीय संस्था ही है। तो 1993 में जब इसको चेंज करके बहुसदस्यीय संस्था बनाया गया था, 1993 से अब तक चुनाव आयोग क्या है? बहुसदस्यीय संस्था ही है। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हो जाएंगे? मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन कौन हो जाएंगे? सुकुमार सेन हो जाएंगे। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो जाएंगे? ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। ठीक है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, चुनाव आयुक्त जो है उनकी अपॉइंटमेंट या उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 324 के 2 में बताया गया है कि अनुच्छेद 324(2) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सिफारिश चयन समिति के द्वारा, और सिफारिश ये किसके द्वारा की जाती है इसकी? तो चयन समिति के द्वारा की जाएगी कि किसको क्या है मुख्य चुनाव आयुक्त बनाना है। और चयन समिति में कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता भी इसके सदस्य होते हैं, और केंद्रीय मंत्री होते हैं कुछ, वो भी इसके सदस्य होते हैं, किसके? चयन समिति के। अब आ जाते हैं चुनाव आयोग द्वारा कराए जाने वाले चुनाव। तो चुनाव आयोग सॉरी चुनाव आयोग कौन कौन से चुनावों को कराता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब चुनावों को कौन करवाता है? तो चुनाव आयोग ही करवाता है। कार्यकाल कितना हो जाएगा चुनाव आयोग के सदस्यों का? मुख्य चुनाव आयुक्त का 6 वर्ष या 65 वर्ष हो जाएगा, जो भी इनमें से पहले हो जाए। अन्य चुनाव आयुक्त का 6 वर्ष या 62 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। इसकी ड्यूटीज क्या होती है? कार्य क्या हो जाएंगे चुनाव आयोग के? मतदाता सूची तैयार करना, शांतिपूर्ण चुनाव कराना। ठीक है भाई। चुनाव चिन्ह देना क्या हो जाएगा? और चुनाव चिन्ह देना किसका वो हो जाएगा? तो ये सब कार्य किसके हो जाएंगे? ये सारे के सारे कार्य हो जाते हैं किसके? तो चुनाव आयोग के हो जाते हैं।
चुनावों की घोषणा। चुनावों की घोषणा आप देख लेते हैं। चुनावों की घोषणा भी यही करते हैं, अनाउंसमेंट। लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति करते हैं, विधानसभा एवं विधान परिषद में राज्यपाल। चुनावों की जो घोषणा की जाती है वो लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा, और विधानसभा विधानमंडल विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 में क्या है? चुनावों का अधीक्षण यानी कि सुपरिटेंडेंस, निर्देशन, डायरेक्शन एवं नियंत्रण, कंट्रोल। और अधीक्षण का यही मतलब है कि देख रेख करना, ठीक से हो रही है जांच, अपनी निगरानी में रखना। ठीक है, ये 324 में चुनाव आयोग के कार्य हैं। ठीक, निर्देशन, डायरेक्शन बनाना और नियंत्रण करना। अनुच्छेद 325 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 325 में बोला गया है, जाति, धर्म, वंश एवं लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में ना तो शामिल करने से वंचित किया जाएगा और ना ही हटाया जाएगा। अनुच्छेद 326, लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। तो अनुच्छेद 326 में क्या बोला गया है? लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हैं वे वयस्क मताधिकार पर होंगे। अनुच्छेद 327 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 327, संसद को चुनाव संबंधित कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 327 में बोला गया है कि संसद जो है चुनावों से संबंधित कानून बना सकती है। अनुच्छेद 328, राज्य विधानमंडल को राज्य के चुनाव संबंधित कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 328 में क्या बताया गया है कि राज्य विधानमंडल जो है वो राज्य किससे संबंधित जो चुनाव हैं उनमें कानून बना सकती है। अनुच्छेद 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बोला गया है अनुच्छेद 329 में कि निर्वाचन संबंधित मामलों में चुनाव न्यायालय जो है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोर्ट इसमें कोई भी उंगलीबाजी नहीं कर सकता या दखल नहीं दे सकता। बी.एन. तारकुंडे समिति कब 1980 में, जिसने क्या सिफारिशें दी थी? मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 28 वर्ष करना। 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा ये किया गया था कि मतदान आयु को 21 वर्ष से घटाकर कब कितनी कर दिया गया था? 28 वर्ष, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, और इसको प्रभावी कब किया गया? तो 1989 में भी इसे प्रभावी कर दिया गया। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाए। तो तरकुंडे समिति ने क्या कहा कि राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की जाए, और चुनाव आयोग को बहुसदस्य बनाया। ठीक है, उम्मीदवारों के व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए भी बोला गया। रेडियो एवं दूरदर्शन पर प्रचार के लिए समय दिया जाए। ये सिफारिशें किसने की थी? तरकंडे समिति ने की थी। कब? 1980 में। किसमें की गई थी? तो ये 1980 में की गई थी। ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति हो जाएगी। कौन सी? दिनेश गोस्वामी समिति कब? 1990 की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 1990। सिफारिशें इसने क्या क्या की थी? ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग, मतदाताओं को फोटोयुक्त परिचय पत्र देना, रिक्त स्थानों को 6 महीने में भरने की सिफारिश। इन्होंने, दिनेश गोस्वामी समिति ने क्या बोला गया था कि ईवीएम का प्रयोग किया जाए, मतदाताओं को फोटो युक्त परिचय पत्र दिया जाए, और 6 महीने अगर कहीं पर कोई पद खाली है तो उसे 6 महीने में भरा जाए। के संथानम समिति 1964। के संथानम समिति, उम्मीदवार के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं की सिफारिश की गई। ईवीएम की गई। ईवीएम का आविष्कार हनीफ द्वारा किया गया। इसको रजिस्टर्ड कब? 15 अक्टूबर 1980 में। तो इससे पहले देख लेते हैं इसे प्रदर्शन यानी कि इसे प्रेजेंट कब किया गया था? सन 1979 में किया गया। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा, ईवीएम को। ठीक है, और इसे रजिस्टर्ड कब किया गया? 15 अक्टूबर 1980 में इसको रजिस्टर्ड किया गया। ठीक, तो ये चीज़ बस ये याद रखने लेना आप कि सर्वप्रथम इसका प्रयोग 1982 केरल विधानसभा चुनावों में और विधान क्षेत्र के 50 मतदान केंद्रों पर किया गया था। ठीक है, 1998 में राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में पहली बार विभिन्न निर्वाचन में प्रयोग किया गया। जून 1999 में गोवा विधानसभा संपूर्ण चुनाव ईवीएम से कराया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद कर लेना आपको कि संपूर्ण ईवीएम से चुनाव होने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो वो कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ों को आपको याद रखने की इन्हें ज़रूरत है नहीं आपको। ठीक है, और एक ये याद रख लेना, 2004 में 14वीं लोकसभा चुनाव ईवीएम से कराया गया।
इन चीज़ों को याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस ये चीज़ याद रख लेना, ये भी याद करने की, भारत ईवीएम को नेपाल, भूटान, नामीबिया, फिजी और केन्या जैसे देशों में बेचता है। ईवीएम का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आज यहीं पे हो जाएगी आज की हमारी क्लास ख़त्म। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।